हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। हमने लास्ट वीडियो में इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और आज हमें इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज, क्या करती है? इट ऑलवेज अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द two surfaces that are in contact with each other. Second, static friction is always dash than sliding friction. तो जो static friction होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, greater than sliding friction. ये हमने पढ़ा था. Sportsmen use shoes fitted with spikes to dash friction between their shoes and the ground. तो इस केस में हम friction को increase करने के लिए ये करते हैं ताकि वो easily run कर सके without any fear of falling. नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डैश फ्रिक्शन। इस केस में क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज किया जाता है ताकि स्ट्राइकर जो है वो इजीली मूव करे। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट की शेप पे, डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। सिक्स, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो जो शेप है एरोप्लेन की वो कैसी बनाई जाती है? स्ट्रीमलाइंड, इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन में फिफ्थ वाले पार्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें हमने ऑब्जेक्ट का वो पूछा कि ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड करती है? शेप पे। अगर हमसे पूछा जाता फ्लूइड पे किस पे डिपेंड करती है, तो वो हम बोलते हैं नेचर ऑफ फ्लूइड, मतलब कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। बी पार्ट, when a body slides over smooth and wet surfaces, the amount of interlocking of irregularities of the two surfaces in contact increase. अगर कोई सरफेस स्मूथ है या वेट है तो उसमें क्या होती है? इंक्रीज नहीं होती, उसमें डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ अ कार मूव्स ईस्टवर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स साउथवर्ड्स। तो ये भी गलत है। अगर वो ईस्टवर्ड चल रही है तो फ्रिक्शन उसकी अपोजिट मतलब वेस्टवर्ड्स लगेगी। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जितना ज्यादा कोई एक दूसरे को प्रेस करेगा उतनी ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन आएगी। नेक्स्ट, the sole of the shoes and tires of the vehicles are treated to decrease the effect of friction. यहाँ पे decrease word यूज हो रहा है जो गलत है। फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हम टायर्स को ट्रीट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। Lubricants can be liquids, semi liquids और solids, ये ट्रू है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। बॉल बियरिंग से फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सेवेंथ, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सूटेबल शेप्स टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड। तो वो सूटेबल शेप दी जाती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और वो शेप होती है स्ट्रीमलाइन शेप। नेक्स्ट, ये हमें डायग्राम दे रखे हैं और हमसे इसमें बोला है द करेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब करेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये ऑफ कोर्स ऐसे मूव करेगा, हर केस में ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव करेगा। तो फ्रिक्शन को ऐसे चढ़ना होगा और वो ऐसी डायरेक्शन कहाँ पे है? ये देखो, ये इस तरफ मूव कर रही है और ऑब्जेक्ट इस तरफ, मतलब अपोजिट है। तो राइट आंसर विल बी डी। Second, two boys are applying oppositely directed and equal in magnitude forces on a box as shown in the figure. In such a case, the force of friction that would exist between the lower end of the box and the ground would be called, इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ये बॉक्स जो है ये स्लाइड कर रहा है, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है उस तरफ वो स्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे ज्यादा। तो हमें पता है सबसे कम रोलिंग होता है, उसके बाद आता है स्लाइडिंग और उसके बाद आता है स्टैटिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिफ्थ, Rahul rolls the ball on a wooden surface. The ball covers a certain distance before coming to rest. To make the ball cover a much longer distance before coming to rest, Rahul should, अब उसे क्या करना चाहिए? उसे एक ऐसा सरफेस लगाना चाहिए जिसमें क्या हो कि जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। तो कौन से उसमें सरफेस स्मूथ हो रहा है? वुडन सरफेस में रफ हो जाएगा, वुडन सरफेस पे अच्छा सॉरी 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 यहाँ पे न्यूज़पेपर पे रफ हो जाएगा, टॉवेल पे रफ हो जाएगा, जूट बैग पे रफ हो जाएगा। लेकिन जब हम टैल्कम पाउडर स्प्रेड करेंगे तो वो एक क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, वो एक ल्यूब्रिकेंट है
और इसीलिए ये फ्रिक्शन कम कर देगा और वो बॉल जो है वो ज्यादा आगे ट्रैवल करेगी। सो सी पार्ट, फ्रिक्शन कम कर देगा, बॉल ज्यादा आगे ट्रैवल करेगी। Sixth, a block is sliding on a horizontal surface. The force of friction between the two can be increased by decreasing the area. नहीं, decrease करेंगे एरिया को तो friction जो है वो decrease हो जाएगा। Applying a layer of some lubricant, इससे भी decrease हो जाएगा। Polishing the surface से भी decrease हो जाएगा, lubricant से decrease हो जाएगा, area decrease करने से भी decrease हो जाएगा। So हमारे पास ये जो last option है ये सही है। इसका logical reason ये है कि ये एक box है, अगर हम इसके ऊपर एक और बॉक्स रख देते हैं और फिर इसे पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका वेट बढ़ जाता है, ये डाउनवर्ड्स पुश हो जाता है, तो ये ज्यादा इंटरलॉकिंग इसमें हो जाती है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्ले में आ रहा है, मतलब जो हो रहा है जब वहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बॉडीज में, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, इसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द अदर। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे मोशन नहीं था, तो फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा था वो था स्टैटिक। यहाँ पे क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जब एक बॉडी स्लाइड कर रही है दूसरी बॉडी पे, तो हम उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट व्हेन वन बॉडी। ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मैंने इसे एक क्वेश्चन की तरह ऐसे बोल दिया क्योंकि इसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें चारों तरीके के फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन बताना है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर, rolls over the surface of another body. And next, fluid friction क्या है? The force of friction which exists by the fluids, या फिर जो exert किया जाता है fluids के द्वारा, उसे हम कहते हैं fluid friction और drag। तो यहाँ पे हमने चार तरीके के फ्रिक्शन पढ़ लिया, वो नाम से याद हो जाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, एंड अगर फ्लूइड अगर उस पर एक्सर्ट कर रहा है कोई फ्रिक्शन तो दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। नेक्स्ट, स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में बताना, हमने फर्स्ट लेसन में भी इसको स्टडी किया था कि फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है कि जब हम दो सरफेस को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी जो इरेगुलरिटीज हैं एक सरफेस की, वो दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। वो इंटरलॉक हो जाती है, मतलब एक सरफेस ऐसे है, दूसरा सरफेस ऐसे है, ये इंटरलॉकिंग हो गई बीच में दो सरफेसेस की। द फोर्स रिक्वायर्ड टू अनलॉक दिस इंटरलॉकिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इसको इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए जो फोर्स की जरूरत है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट, अ बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन द फ्लोर, टू मूव इट अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड। अब हमने तीन अलग अलग फोर्स लगाई, एक लगाई F तो बॉक्स रेस्ट पे ही रहा, 2F लगाई तो भी बॉक्स रेस्ट पे रहा, और 3F लगाई तो बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, तब वो बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट से हमसे पूछा है गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये इसमें फ्रिक्शन की कितनी फोर्स लग रही है, मतलब जो इस तरफ फोर्स लग रही है वो इस डायग्राम से हमें कितनी पता चल रही है, कितनी होगी। तो जो होगी फोर्स फ्रिक्शन की वो या तो 2F होगी या 2F से थोड़ी सी ज्यादा होगी, या फिर हम लिख सकते हैं 3F से थोड़ी सी कम होगी। बिकॉज हमें ये कैसे पता चला कि 2F पे ये फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे भी 2F फोर्स लग रही है लेकिन कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यहाँ से भी 2F या उससे ज्यादा की फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन। सो जो फोर्स है वो या तो 2F से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 2F होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, या फिर 3F से थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज 3F पे वो स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। 2F पे ये रेस्ट पे रहता है, F की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि अगर 2F पे नहीं मूव कर रहा तो F पे भी मूव नहीं करेगा। 2F पे मूव नहीं कर रहा मतलब वो बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन की फोर्स या तो 2F है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है या 3F से थोड़ी सी कम है, 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन फर्स्ट टू केसेस। फर्स्ट टू केसेस पे बॉक्स रेस्ट पे क्यों रहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं was less than the force, was less than और equal to, लेस देन है या फिर इक्वल टू भी है, ऑफ द फोर्स अपोजिंग या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो अपोज कर रहा है या फिर जो लिमिट कर रहा है वो वाला फ्रिक्शन के इक्वल है या फिर उससे कम है। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन से या तो कम है या फिर उसके इक्वल है।
नेक्स्ट, मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड काइंड ऑफ फ्रिक्शन इन ईच केस। तो डायरेक्शन तो हर केस में हमें पता है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मतलब जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट होती है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट में मूवमेंट नहीं हो रही, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड में मूवमेंट नहीं हो रही, स्टैटिक फ्रिक्शन। थर्ड में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बुक केप्ट ऑन अ कलेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल इज मूव्ड बाय पुशिंग इट। अब यहाँ पे बुक को अगर हम एक पेंसिल के सेट के ऐसे नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे जो पेंसिल्स हैं वो काम करती हैं रोलर्स की तरह। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज द सिलेंड्रिकल पेंसिल्स शैल रोल ओवर द सरफेस। जो पेंसिल्स हैं वो रोल करेंगी सरफेस के ऊपर, और जब हम पुश करेंगे बुक को तो वो इजीली मूव हो जाएगा, ऑन विच दे आर केप्ट एज वी पुश द बुक। मतलब यहाँ पे बुक रखी है, हमने इस बुक को पुश किया, तो ये पेंसिल्स रोल होना शुरू हो जाएंगी इस बुक के साथ, आगे लेके जाएंगे इस बुक को, और ये बुक जो है ये इजीली पुश हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाई आर द ऑब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल शेप्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम स्पेशल शेप्स क्यों देते हैं व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स। जब वो फ्लूइड से मूव करते हैं तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐसे स्पेशल शेप्स देते हैं। राइट द नेम गिवन टू दी स्पेशल शेप्स। एक तो हम ऐसे क्यों देते हैं शेप्स, और इसका नाम क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स आर गिवन स्पेशल शेप्स सो दैट एयर स्मूथली फ्लोज ओवर देयर सरफेस। मतलब हम उन्हें ऐसी स्पेशल शेप्स इसलिए देते हैं ताकि जो एयर है वो उनके सरफेस से इजीली मूव कर जाए, और एक ऐसे वे में मूव करे कि हर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड में, विद सेम स्पीड, एक तो सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से उससे पास हो जाए। मतलब अगर ऐसी स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, अभी यहाँ पे लिखा है आगे स्ट्रीमलाइन शेप उसे कहते हैं, और वो पार्टिकल ऐसे मूव कर जाता है। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था, वो इजिली इससे कट कर जाती है, वो शेप जो है वो इजिली एयर प्रेशर को कट करते हुए निकल जाती है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस एंड स्पीड इंक्रीजेस। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई और स्पीड इंक्रीज हो गई। These shapes are called streamlined shapes. इसे हम streamlined shapes कहते हैं, और इस फ्लो को हम streamlined flow कहते हैं। E part, long answers, define force of friction, list the factors affecting the force of friction, explain with examples. तो friction क्या है? Whenever an object moves or tends to move over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces in contact called frictional force. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर टेंड कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है मूव करने की, तो किसी भी सरफेस के ऊपर और किसी सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। मतलब एक अपोजिट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, उन टू सरफेसेस को, जो उसकी मोशन को रोक रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करती है, जो हमसे सेकंड पार्ट पूछा है, दो चीजों पे ये डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द टू सरफेस, उनका नेचर कैसा है, रफ है या स्मूथ है, और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस, कि वो कितने फोर्स से एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बताना है। तो वॉकिंग ऑन अ रफ सरफेस मतलब अगर हम ड्राई नॉर्मली फ्लोर पे वॉक करें तो हम इजीली वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी वेट फ्लोर पे मूव करें, मतलब जैसे पानी गिरा हो वैसे फ्लोर पे हम मूव करें, तो हमें स्लिप हो, हम मतलब बहुत स्लिपरी होता है, हम स्लिप कर सकते हैं वहां पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। और अगर सेकंड एग्जांपल हमने इसके लिया फोर्स प्रेसिंग वाले का, कि इसमें क्या हुआ, लाइट ब्लॉक है, तो लाइट ब्लॉक जो है मतलब हल्का अगर कोई ब्लॉक है तो वो इजीली मूव कर जाएगा, जबकि सेम जगह पे अगर कोई भारी भारी बॉक्स रखा जाए तो उसको मूव करने में ज्यादा दिक्कत होगी। Second question, a ball rolls down from horizontal surface. At foot, it moves on a horizontal surface with different covers one by one. यहाँ पे आई गेस ये इंक्लाइंड सरफेस होगा, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन पे, या फिर तो फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब वहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अलग अलग चीजें रखी है, न्यूज़पेपर रखा है, वुलन क्लॉथ रखा है, और प्लेन ग्लास शीट रखी है। तो इन विच केस द बॉल इज लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट। तो इसमें जो सी पार्ट है, प्लेन ग्लास शीट, इसमें सबसे ज्यादा आगे तक वो बॉल मूव करेगी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज न्यूज़पेपर एंड वुलन क्लॉथ आर कंपेरेटिवली रफर। जो वुलन क्लॉथ है और जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, वो रफर है एज कंपेयर टू द प्लेन ग्लास शीट। प्लेन ग्लास शीट तो बहुत ही स्मूथ होती है ना, आप सोचिए ग्लास कितना स्मूथ होता है। सो ग्लास इज वेरी स्मूथ एज कंपेयर टू वुलन क्लॉथ एंड न्यूज़पेपर। अब ये बहुत स्मूथ है तो इससे क्या होता है, देयर इज अ वेरी लेस इंटरलॉकिंग, बहुत ज्यादा कम इंटरलॉकिंग होती है
बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, बॉल और सरफेस के बीच में। Hence, the friction reduces to a extent and distance increases. जो फ्रिक्शन है वो एक लार्ज एक्सटेंट पे डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और डिस्टेंस जो है वो बॉल का इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमने पढ़ा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसका रीजन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कंपेरेटिवली वीकर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज बिकॉज वंस द मोशन स्टार्ट, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कब तक लगते हैं? जब तक मोशन नहीं हो रहा। अब एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है एक सरफेस के, मतलब जो इस वाले सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, उसे दूसरे वाले सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ इंटरैक्ट करने का या इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल पाएगा, will not get enough time to lock into the irregularities of or contact points of other substance। दूसरे सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ वो लॉक नहीं हो पाएंगे इतनी अच्छी तरीके से, और इसीलिए वो इजीली आगे मूव कर जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि उसमें तो रुका हुआ है कोई सब्सटेंस, तो उन्हें काफी टाइम मिल जाता है कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे पूरे इंटरलॉक हो जाए। जबकि मूवमेंट में क्या होता है, जब कोई चीज मूव कर रही है तो वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाएगी, वो मैक्स टू मैक्स जैसे यहाँ पे पहुंच गई, थोड़ा सा ऊपर रह जाएगी, मतलब ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा और इतने में ही वो सरफेस आगे को मूव कर देगा। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। जब हम बनाना पील पे पैर रखते हैं तो हम स्लिप हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बनाना पील का सरफेस स्मूथ होता है, तो फ्रिक्शन वहां पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी तो हम स्लिप कर जाएंगे, मतलब हम वॉक नहीं कर पाएंगे। हम वॉक क्यों कर पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन ही कम हो जाएगी, सो वी विल डेफिनेटली फॉल। नेक्स्ट, इट इज इजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स देन अ सिमिलर हैवी ब्लॉक ऑन सेम फ्लोर। ऐसा क्यों होता है कि हम हैवी ब्लॉक को दिक्कत आती है हैवी ब्लॉक को पुश करने में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैवी ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। हैवी ब्लॉक जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कम्पेयर टू अ लाइट ब्लॉक। लाइट ब्लॉक है वो तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाएगा, उसे हम इजीली मूव कर सकते हैं। हैवी ब्लॉक ज्यादा फोर्स लगाता है जिससे उसे मूव करना भी काफी मुश्किल होता है। ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग इंक्रीज एंड हेंस फ्रिक्शन इंक्रीज। इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है और फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार इज ग्रेटर देन द फोर्स नीड टू कीप इट मूविंग। अगर हम किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, अगर वो रुकी हुई है तो उसको मूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो एक बार रोल होना स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर आगे इजीली रोल होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कार को स्टार्ट करते हैं रेस्ट में से, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमें ओवरकम करना होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको ओवरकम करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स लगती है, मैं कहूँ सबसे ज्यादा पावर लगती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। फिर जब वो एक बार रोल उसके टायर एक बार रोल होने स्टार्ट हो गए, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको फिर आगे मूव करने में काफी इजी रहता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हैज टू बी ओवरकम्ड व्हिच इज मच स्ट्रॉन्गर देन द अदर फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन उस पे लग रहा है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। सो जब हम कार को स्टार्ट करते हैं रेस्ट से तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करना होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होती है, ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन के शूज में स्पाइक्स लगे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड ग्राउंड। वो ग्राउंड और शूज के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है, और जो स्पोर्ट्समैन है उन्हें बेटर फ्रिक्शन मिलता है टू रन विदाउट फॉलिंग। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन्स। मशीन्स में बॉल बियरिंग्स का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? दे कन्वर्ट स्टैटिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं बॉल बियरिंग्स। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कमजोर टाइप की फ्रिक्शन होती है। उसका जो फोर्स होता है ओवरकम करने के लिए स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन को, वो बहुत ही कम होता है, देयर बाय डिक्रीजिंग इट इफेक्ट एंड सेविंग एनर्जी। अब रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, और इसलिए हमारी ये जो एनर्जी है या एफर्ट है वो सेव हो जाएगा। एफ, टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उन्हें रेगुलरली चेंज करना होता है। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि गाड़ियों के टायर जब सड़कों पे मूव करते हैं तो उनमें वियर एंड टियर हो जाता है। जब वियर एंड टियर होता है तो उनके ऊपर का सरफेस जो है वो घिस जाता है, और उसकी वजह से उनकी ग्रिप लूज हो जाती है। ग्रिप लूज हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो स्लिप करने लगेंगी, उनकी
ग्रिप कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और आगे आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, दे विल स्टार्ट स्लिपिंग, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगी, अनवांटेड टर्न्स लेना स्टार्ट कर देंगी। नेक्स्ट, मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड या फिर ग्रीस्ड। मशीन के जो हम पार्ट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली ऑयल करते हैं या ग्रीस करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? टू डिक्रीज फ्रिक्शन एंड हेंस अवॉइडिंग वियर एंड टियर। फ्रिक्शन को कम करने के लिए और इसकी वजह से फ्रिक्शन को डिक्रीज करने से क्या होता है, जो मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर भी कम होता है और एनर्जी भी सेव हो जाती है, मतलब वो ज्यादा इजीली मूव करने लगते हैं और उसमें क्या होता है, वियर एंड टियर भी नहीं होता। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कार एंड बोट्स आर स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप होती है स्पोर्ट्स कार और बोट की। काफी सिंपल आंसर है इसका कि वो स्ट्रीमलाइन शेप है तो एयर, लिक्विड और फ्लूइड से इजीली पास करेगी, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड तेज हो जाएगी। लास्ट हमारा पार्ट आता है मेटल चेन, आई मेटल चेन, सॉरी लास्ट नहीं है इसके बाद जे भी है। आई मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स। टायर्स व्हेन दे रन ऑन आईसी रोड, जब वो आईसी रोड पे मूव करते हैं तो टायर्स के ऊपर मेटल की चेन लगाई जाती है। अब आईसी रोड क्या होती है, बहुत ही स्लिपरी होती है, तो मेटल चेन्स लगाने पे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो टायर्स हैं वो स्लिप होने से प्रिवेंट किए जाते हैं, मतलब टायर्स जो है वो स्लिप नहीं होते, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होगा। अगर हम मेटल चेन लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्लिप होने लगेंगे। ठीक है, तो वो स्लिप ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल की चेन लगा देते हैं उसमें। नेक्स्ट, रोलर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज। हम रोलर्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगेज को। ऐसा क्यों? ड्यू टू रोलर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलर की वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कमजोर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, है ना, हमने पढ़ा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर पावरफुल देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे काफी इजी होगा ओवरकम करना, या फिर हम कहें कि वो लगेज जो है वो इजिली मूव कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये लॉन्ग का। स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इन सर्टेन सिचुएशन। सॉरी, यहाँ पे भी एक गलती हो गई है, ये कॉज ऑफ मोशन आएगा, कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशंस। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं वॉकिंग। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग। जो फ्रिक्शन है वो वॉकिंग में नेसेसरी होता है, ठीक है। व्हेन वी पुश द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड को पुश करते हैं, वी डू एन एक्शन बैकवर्ड्स, हम बैकवर्ड्स एक्शन लगाते हैं, राइट हम ऐसे बैकवर्ड्स की तरफ अपने पैर को पुश करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है, हेंस द ग्राउंड अप्लाई अ फोर्स पुशिंग अस फॉरवर्ड। वो हमें जो ग्राउंड है वो मतलब हमने ऐसे पीछे को फोर्स लगाई, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा आगे को और हम भी आगे को पुश हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल की वजह से हम आगे को मूव कर पाते हैं। द ग्राउंड अप्लाई अ फोर्स पुशिंग अस फॉरवर्ड नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड हम एग्जांपल लिख सकते हैं मूविंग ऑफ व्हीकल्स। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड। जो व्हीकल के टायर्स हैं वो ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं और सिमिलरली जो ग्राउंड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे अगर कोई गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो उसके टायर ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। अब ऐसे जब वो ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, जो सिमिलरली वो जितनी बार पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जो ग्राउंड है वो सिमिलरली उतनी ही बार आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और जब उस पर कंटिन्यूसली आगे की तरफ फोर्स लगती रहेगी तो क्या होगा कि वो जो गाड़ी है वो आगे को मूव करेगी। यही मैंने लिखा है, इफ व्हील्स आर मूव्ड बैकवर्ड, जैसे अगर कोई गाड़ी को आगे चलना है तो जब वो एक्सलेट करती है तो उसके टायर बैकवर्ड्स मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो व्हीकल है वो आगे की तरफ चलती है और सिमिलरली वाइस वर्सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो वो पीछे की तरफ चली जाएगी गाड़ी। और ये क्यों होता है, ड्यू टू फोर्स, इसी फोर्स की वजह से, एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स की वजह से। और मैंने आपको बताया था अगर फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो जो गाड़ी है वो अपनी ही जगह पे ऐसे उसके टायर्स स्पिन करते रहेंगे, वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।